बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 7 लेक्चर 14 हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन जो की थी, अगर आपको याद हो तो मीटिंग के ऊपर डिस्कशन चल रही है और स्टैच्यूटरी मीटिंग के ऊपर लास्ट डिस्कशन हमने की थी, लेकिन हम एक पॉइंट छोड़ गए थे जिसमें मैं बात कर रहा था। हमने बाकी सारी बातें मुकम्मल कर ली थी, लेकिन हमने स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के हवाले से बात को छोड़ दिया था कि कंटेंट क्या होंगे स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के। हमने ये डिस्कस नहीं किया था, ये मैंने फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों से वो करवा लिया था, पोस्टपोन करवा लिया था, और मैंने कहा था हम इसे कंप्लीट करेंगे कि इस रिपोर्ट के कंटेंट क्या होंगे। तो वहीं से आगाज़ करते हैं और फिर इंशाल्लाह अपनी दूसरी मीटिंग की तरफ चलेंगे जो कि एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। सो कंटेंट ऑफ, अगर आप गौर करो तो उसने लिखा हुआ है, जो हमारा एरिया रह गया था, कंटेंट ऑफ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, कि जनाब स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में आएगा क्या क्या। उसने कहा नंबर 1, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट शैल स्टेट द टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड अच्छा, कंसिडरिंग, एक जहन में बात रखो कि ये पहली जनरल मीटिंग है जिसके अंदर मेंबर पहली दफ़ा मिल रहे हैं, तो इस दौरान सारे प्रोसेसेस मुकम्मल हुए हुए हैं, जिसमें शेयर इशू हुए हुए हैं, शेयर के पैसे आए हुए हैं, कुछ शेयर के बदले कैश आया होगा, कुछ शेयर के बदले कैश के अलावा कुछ चीज़ें आई होंगी, जैसा फॉर एग्जांपल नॉन कैश भी हो सकते हैं, शेयर इशूड फॉर कैश, शेयर इशूड फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। जैसा फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी, जैसा फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है अपनी प्रॉपर्टी देकर शेयर होल्डिंग बन जाती है, शेयर होल्डर बन जाती है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने इसकी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दी थी। मैंने ये कहा था कि अगर जिस तरह रेडॉल्फ पाकिस्तान है, उन्होंने एक कंपनी के साथ से, मैं कहता हूँ किसी ABC कंपनी के साथ एक मिलकर एक नई कंपनी बनानी थी, उन्होंने उस कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी दी और उससे शेयर होल्डिंग ले ली। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी शेयर की कोई और एसेट देकर भी उसके बदले शेयर कैपिटल ले सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शेयर कर रहा था कि रेडॉल्फ पाकिस्तान ने सपोज अपनी एक प्रॉपर्टी थी उनकी, रेडॉल्फ पाकिस्तान ने वो प्रॉपर्टी सरेंडर की और उनसे कहा कि हमें 49% शेयर दे दें। अब ये जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट शेयर मिले हैं 49%, ये क्या है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा इसका मतलब है शेयर के ऊपर कुछ रिसीट एंड पेमेंट भी होगा। रिसीट्स क्या होंगी? रिसीट्स वही कि पैसा आ कहाँ से रहा है, कैश की सूरत में क्या क्या पैसा आ रहा है, कंसिडरेशन तो नहीं है, खैर कैश की सूरत में जो शेयर इशू किए वो कितने पैसे आ रहे हैं। फिर पेमेंट्स में क्या होंगी? लीगल एडवाइजर्स की फ़ीस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की फीसेस, अमाउंट सारी, तो वो सारी आ जाएंगी पेमेंट्स में। तो इसी तरह की चीज़ें वो आपको कंटेंट में आपसे शेयर करेगा। नंबर 1 देखो, कहता है द टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, डिस्टिंग्विशिंग शेयर अलॉटेड अदर देन इन कैश एंड स्टेटिंग द कंसिडरेशन फॉर विच दे हैव बीन अलॉटेड। तो बताना पड़ेगा किस कंसिडरेशन के अगेंस्ट आप लोगों ने शेयर इशू किए हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ, और सॉरी स्टेटिंग द कंसिडरेशन, और क्या कंसिडरेशन रिसीव किया। आपको कंसिडरेशन बतानी पड़ेगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कि कितने पैसे आ गए। द टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर अलॉटेड, कैश में कितने पैसे रिसीव हो गए जो आपने शेयर इशू किए हैं। मैं C क्लॉज छोड़ के सबसे पहले आखिरी पढ़ रहा हूँ, डी क्लॉज पढ़ रहा हूँ। द नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन of the director, chief executive, secretary, auditor and legal advisor of the company and changes if any since incorporation। तो कहता है इनकॉर्पोरेशन से लेकर अब तक, ये पहली स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट या पहली जनरल मीटिंग जिसे आप स्टैट्यूटरी मीटिंग का नाम दे रहे हो, ये कंडक्ट होने तक उन लोग, वो लोग जो आपके डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी टॉप मैनेजमेंट जो है, उसके नेम बता दें, एड्रेस बता दें और ऑक्यूपेशन बता दें। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? अब ये सारी बातें बताओगे, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के फॉर्म में आप ये बातें बता रहे होगे। इज दैट क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं। देन कहता है जी ई क्लॉज द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी, अच्छा ये अच्छा इसमें कोई चेंज आए वो भी बताना है आपने। फॉर एग्जांपल पहले आपका लीगल एडवाइजर और था, अब और है, तो वो बात भी आप डिस्क्लोज करेंगे। द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी मॉडिफाइड फॉर विच द अप्रूवल ऑफ द मीटिंग इज रिक्वायर्ड टुगेदर विद द प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन। कहता है कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें अब आप चाहते हो चेंज कर दो, यानी मे बी द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंज, तो मॉडिफिकेशन चाहते हो, टर्म्स में कोई चेंजेस चाहते हो, तो कहता है ठीक है, लेकिन अगर उस चेंजेस के लिए बोर्ड की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, बोर्ड कह रहा हूँ, मेंबर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह ले आओ इसे इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो जिसमें भी मॉडिफिकेशन को मेंबर की अप्रूवल चाहिए वो भी इस मीटिंग में डिस्कस, वो भी पर्टिकुलर शेयर हो जाएंगे, वो भी कंटेंट बनेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का। फिर कहता है
द एक्सटेंट टू विच द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन कैरिड आउट टुगेदर एंड द रीजन फॉर देयर नॉट हैविंग बीन कैरिड आउट। कहते हैं एक्सटेंट टू विच द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इंशाल्लाह आप सीफैब लेवल पे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है, शेयर इशू होते हैं, तो ज़रूरी नहीं, देखो बेटा मैंने बीइंग अ कंपनी से नेस्ले पाकिस्तान आज मार्केट में शेयर इशू करती है तो लोग धड़ाधड़ शेयर खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर, उनको कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर कॉन्फिडेंस है। इसे हम कहते हैं स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस ओवर दी कंपनी। तो कॉन्फिडेंस है उनको, वो शेयर एक्वायर कर लेंगे। लेकिन व्हाट इफ कि मेरी एक कंपनी गुमनाम सी कंपनी है जिसका मार्केट में अभी कोई नाम नहीं, वो शेयर इशू करती है, तो क्या सारे लोग मेरे शेयर एक्वायर कर लेंगे? कभी भी नहीं। हो सकता है मार्केट का रिस्पॉन्स ज्यादा हो सकता है मार्केट का रिस्पॉन्स बिल्कुल कम हो, वो इंटरेस्ट ही ना दिखाएं आपके शेयर एक्वायर करने में। बेटा वो शेयर एक्वायर करेंगे तो आपको पैसा आएगा ना, तो अब शेयर ही नहीं एक्वायर करे तो पैसा कहां से आना है? मेरी बात समझ आ रही है? अब एक और चीज देखो, अगर वो ना एक्वायर करें तो क्या ये पूरी जो हमने इश्यूएंस करनी चाहिए क्या वो फ्लॉप हो गई? फिर उस चीज को सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटर जंप इन कर लेता है। वो कैसे जंप इन करता है? वो कहता है जनाब अगर ये पब्लिक परचेज नहीं करेगी ना तो मैं बैठा हुआ हूं, मैं आपसे परचेज करूंगा। यानी अगर आपके शेयर जो आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, आपकी जो ऑफर है वो फ्लॉप हो जाती है कि लोग आप में इंटरेस्ट ही शो नहीं करते, लोग अपना रिस्पांस ही नहीं देते, तो आप बेफिक्र रहिए, हम बैठे हैं, हम रिस्पांस देंगे, हम एक्वायर कर लेंगे। इन लोगों को कहते हैं अंडर राइटर्स। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये क्या करती हैं? ये आपके शेयर्स एक्वायर कर लेती हैं और दो फायदे हासिल करती हैं। नंबर 1 अंडर राइटिंग फी, ये आपको इस काम की फीस चार्ज करेंगे। नंबर 2 कैपिटल गेन, आज आप में इंटरेस्ट दिखाया है, कल को शेयर प्राइस बढ़ेगी, ये लोग आपके शेयर बेच के, आज अगर आपसे 20 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं, कल को 30 रुपए का बेच के 10 रुपए पर शेयर प्रॉफिट भी कमाएंगे। मतलब उनको दो तरह से फायदा हो गया अंडर राइटर को। नंबर 1 एक तो उनको फी मिलेगी, रेवेन्यू आएगा, दूसरा उनको कैपिटल गेन आएगा। तो ये दो फायदे मिलते हैं अंडर राइटर को। तो वो कह रहा है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में ये भी बताएं कि किस हद तक अंडर राइटर इन्वॉल्व हैं और ये रीजन भी बताएं अगर अंडर राइटर इन्वॉल्व नहीं है। एंड एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड और पेएबल, किसको पेड और पेएबल, किसको देनी हो ये कमीशन और ब्रोकरेज? बेटा देखो शेयर आप शेयर बेचने के बदले कमीशन भी तो दे सकते हो, ब्रोकरेज फी भी तो पे करोगे, किसको? ब्रोकर को। ठीक है, तो कहते हैं किसी भी किस्म की कमीशन या ब्रोकरेज फी जो तुमने डायरेक्टर को दी हो, चीफ एग्जीक्यूटिव को दी हो, या एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को दी हो जिसमें वही डायरेक्टर वहां पे भी डायरेक्टर है, ये बातें मैंने बड़ी डिटेल से समझाई हुई है पहले भी, ये रिलेशनशिप को समझना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल नेस्ले पाकिस्तान ने कोई कमीशन फी के, या मैं सोच रहा हूं मेरी एबीसी कंपनी ने कोई कमीशन पे की है या ब्रोकरेज पे की है डायरेक्टर को या मैं अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को, किसके लिए? शेयर इशुएंस के लिए। वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम उनको कमीशन दे रहे हैं, जो हमारी चीज बेचेगा हम उसको कमीशन देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं अपने डायरेक्टर को कमीशन दे रहा हूं, अपने डायरेक्टर को, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को कमीशन दे रहा हूं, या मैं एक ऐसी कंपनी को कमीशन दे रहा हूं जो एक्चुअली में मेरे ही डायरेक्टर की एक और कंपनी है। तो वो यही बताना चाह रहा है, एनी कमीशन और ब्रोकरेज पेड या पेएबल फॉर द इशू ऑफ शेयर टू एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी और ऑफिसर और प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज अ डायरेक्टर। यानी डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, या फिर वही एक और कंपनी जिसमें वही डायरेक्टर वहां पे भी डायरेक्टर है। तो जनाब अगर आप ऐसी कमीशन वगैरह पे कर रहे हैं, ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, तो वो बात भी अपनी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दें। इज दैट क्लियर? तो अब तक ये सारे कंटेंट समझ आ गए। अब एक कंटेंट रह गया रिसीट एंड पेमेंट के एब्स्ट्रैक्ट का, कि भाई वो कह रहे हैं आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जहां इतने कंटेंट की बात की, उसने एक बात ये भी की कि जनाब इसमें रिसीट एंड पेमेंट का एक एब्स्ट्रैक्ट भी ऐड कर दें। किसका? रिसीट एंड पेमेंट। वो कहता है एक एब्स्ट्रैक्ट ये भी ऐड कर दें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में रिसीट एंड पेमेंट का एब्स्ट्रैक्ट। द पॉइंट इज समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। एक इंडिविजुअल, जैसा मैं कहूं इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, बहुत सी बातें नोट्स में जाके डिस्क्लोज करते हो, वो कहता नहीं इतना डिटेल डिस्क्लोजर ना दीजिएगा, सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो शेयर कर दें। रिसीट एंड पेमेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट है बस वो शेयर कर दें। तो जनाब वो एब्स्ट्रैक्ट शेयर करना है बस आपने।
एब्स्ट्रैक्ट अब कौन सा, बस समरी शेयर कर दें, कितने पैसे आए कितने गए, कंपनी ने क्या क्या कमाया क्या खोया, ठीक है। अब उसके हवाले से वो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, मैं वो समझाने लगा हूँ। कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट मेड अप टू द डेट विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? स्टेचुरी रिपोर्ट अंडर डिस्टिंक्टिव हेडिंग। तो क्या कहना चाह रहा है? कहता है रिसीट एंड पेमेंट 15 दिन विद इन मेड विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट। 15 days का क्या मतलब है? रिपोर्ट के 15 दिनों का तक का डिफरेंस बताया जा रहा है, 15 दिनों से ज़्यादा का गैप ना हो। अब इसका क्या मतलब है? कहता है मेड अप टू अ डेट विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट। यानी जनाब आपकी रिपोर्ट के साथ जो एक्सट्रैक्ट, देखो ये स्टेचुरी रिपोर्ट कैसे जानी है बेटा, जब इस मीटिंग का नोटिस जाएगा, स्टेचुरी मीटिंग का जब नोटिस जाएगा तो वो नोटिस जाना है 21 दिन पहले, 21 days बिफोर मीटिंग। तो बेटा जब यहां पे नोटिस जाना है तो नोटिस के साथ स्टेचुरी रिपोर्ट भी तो जानी है बेटे, नोटिस के साथ स्टेचुरी रिपोर्ट भी तो जानी है। और वो कह रहा है कि स्टेचुरी रिपोर्ट के अंदर तुम्हारा, जरा गौर करते जाइएगा, मैं इसमें से लिंकेज क्रिएट करता चला जाऊंगा। वो कह रहा है स्टेचुरी रिपोर्ट भी जानी है, और अगर ये स्टेचुरी रिपोर्ट जानी है तो वो कह रहा है स्टेचुरी रिपोर्ट के साथ ये एक्सट्रैक्ट भी जाएगा। कौन सा? ये रिसीट एंड पेमेंट का। तो बेटा फिर जरा गौर करो वो कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट का जो एक्सट्रैक्ट है वो 15 दिनों से ज़्यादा का गैप नहीं होगा, उसमें 15 days से ज़्यादा का गैप नहीं। मतलब अगर आप स्टेचुरी रिपोर्ट बना रहे हो 30 जून 2022 की, तो वो कहना ये चाह रहा है कि 15 दिन का गैप डाल लो, 15 जून तक के रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और वो कहते हैं उसकी फर्दर हेडिंग कैसे करनी है कि बताओ रिसीट में शेयर के बदले कितने पैसे आए, डिबेंचर के बदले कितने पैसे आए, और अदर सोर्सेज से कितने पैसे आए। पेमेंट्स की हैं, बिल्कुल ठीक है, पेमेंट्स बता दो कौन कौन सी, कितनी पेमेंट्स की हैं, बैलेंस कितना है तुम्हारे रिमेनिंग इन हैंड, एंड एन अकाउंट और एस्टिमेट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। यानी जो शुरू के अखराजात हैं, बिजनेस को कमेंस करने से पहले के अखराजात हैं, लीगल फीस वगैरह हो सकती है, कहता है कमीशन वगैरह हो सकती है, कहता है शोइंग सेपरेटली एनी कमीशन और डिस्काउंट पेड और टू बी पेड ऑन द इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। तो कहता है ये भी बताएं जो एस्टिमेट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, यानी कि बिजनेस को कमेंस करने से पहले के अखराजात, लीगल फीस के चार्जेस, ट्रैवलिंग के चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस, लाइसेंस एक्वायर करने के चार्जेस, जिस बंदे ने हमें सर्विसेज दी हैं उसके चार्जेस, शेयर इशुएंस के लिए अगर किसी की ज़रूरत पड़ी है किसी ब्रोकर की, उसकी कमीशन, अदर देन दैट कोई कमीशन पे की है। तो ये तमाम चीज़ें अलग-अलग डिटेल बताएं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वो ज़रूर बताइएगा कि कितनी कमीशन पे की या कितना डिस्काउंट पे किया आपने शेयर को इशू करते वक्त या डिबेंचर को इशू करते वक्त। इज़ दैट क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी जो रहती थी अभी डिस्कस करने वाली। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने स्टेचुरी मीटिंग के अंदर तमाम पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, यहाँ से जो पेपर आ सकता है वो कैसे आ सकता है बेटे? वो पेपर कंटेंट ऑफ स्टेचुरी रिपोर्ट के बारे में वो आपसे पूछ सकता है। यहाँ से वो टेक्निकल सेटअप करे, अगर केस स्टडी छोटी सी बनाए 2 से 3 नंबर की, तो वो आपसे टाइम फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और कोई वे नहीं है, डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। ये लॉ का पेपर, प्रोविजंस जो हैं, ये जितनी प्रोविजंस लिखी हैं, या मैं कहूँ एक ही सेक्शन के अंदर जितने सब सेक्शंस हैं, इनके ऊपर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको एक डिटेल क्वेश्चन है, बल्कि आपको ब्रेकअप्स में वो सब सेक्शन आपसे हमेशा टेस्ट करता है, क्योंकि उसकी ग्रिड बहुत छोटी है। वो या तो मैक्सिमम को क्वेश्चन पूछ सकता है तो 4 नंबर का पूछ सकता है, और मिनिमम वो 2 नंबर का भी पूछ सकता है, 1 नंबर का भी पूछ सकता है। सो इसीलिए ख्याल रखिएगा कि पेपर कैसे आ सकता है यहाँ से, ठीक है। स्मार्टली उस वे में उस टॉपिक को पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी हमारा एनुअल जर्नल मीटिंग। देखो स्टेचुरी मीटिंग क्या थी? फर्स्ट जर्नल मीटिंग ऑफ द मेंबर, मतलब कि जर्नल मीटिंग से मुराद मेंबर की मीटिंग। कोई ऐसा पॉइंट है जो मेंबर के सामने रखें, लेकिन इस आपने अगर एक चीज़ गौर की हो तो ऐसा फील नहीं हुआ आपको पढ़ते पढ़ते कि स्टेचुरी मीटिंग का अपना ही एक एजेंडा है, उसने अपनी
एक क्राइटेरिया बताया हुआ है, फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का भी एक क्राइटेरिया पढ़ लिया, उसके कंटेंट भी पढ़ लिए, तो अब समझ आ गई कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक बड़ा डिफरेंस नजर आना है। लेकिन वो ये कहता है कि अगर तुम एजीएम पहले कंडक्ट कर लो तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर एजीएम का जो एजेंडा होगा, एनुअल जनरल मीटिंग का जो एजेंडा बनेगा, लिस्ट ऑफ आइटम बनेगी दैट आर गोइंग टू बी डिस्कस एट द मीटिंग, उसी के अंदर, उसी एजेंडा आइटम के अंदर ये सारी बातें शामिल कर ली जाएंगी। तो इनफैक्ट 2 मीटिंग्स की जगह 1 मीटिंग कर ली जाएगी और टाइम और पैसा दोनों बचा लिए जाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जरा एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ते हैं। जरा जब एक दफ़ा एनुअल जनरल मीटिंग खत्म कर लेंगे तो फिर हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, हम ये डिटरमिन कर सकें कि अच्छा एजीएम स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले कैसे आ सकती है। अच्छा जी, लो जी, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में वो कहता है जनाब, अच्छा अब जरा समझिएगा, एनुअल जनरल मीटिंग 2 तरह की होगी लॉ की नज़र में। जिस तरह अगर आपको याद हो, डायरेक्टर के चैप्टर में हमने पढ़ा था फर्स्ट डायरेक्टर, सबसीक्वेंट डायरेक्टर, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव में पढ़ा फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, सबसीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव। इसी तरह बिल्कुल एजीएम के अंदर भी फर्स्ट एजीएम और सबसीक्वेंट एजीएम, यानी कंपनी की लाइफ की पहली एनुअल जनरल मीटिंग और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी में होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग्स। सो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात करें तो व्हाटएवर लॉ कहता है, टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन ये है, विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जनाब आपने इनकॉर्पोरेशन की डेट से 16 महीनों के अंदर अंदर एजीएम कंडक्ट कर लेनी है। दैट्स ऑल। याद करें, अब जरा थोड़ा सा लिंकेज क्रिएट करें। जब मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था बेटा पहले महीने के, पहले साल के फाइनेंशियल्स जो हैं वो 1 साल से कम के भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको लॉजिक समझ आई क्यों ऐसा कह रहा था? क्योंकि मुझे ये पता है कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग के लिए टाइमलाइन ज़्यादा मिला हुआ है। उसने कहा हुआ है 16 महीने के अंदर आपने एनुअल जनरल मीटिंग करनी है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। बेटा फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा है। जरा गौर करो, देखो मैं कहता हूं कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, जरा मेरी बात को बड़े गौर से समझना ताकि तुम्हें समझ आए थोड़ा सा। फाइनेंशियल ईयर है कंपनी का से 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक, ये फाइनेंशियल ईयर है। लेकिन अगर मैं कहूं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है से 30th, यूं कर लेते हैं, 30th नहीं करते, आसान कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2022 को, तो इनफैक्ट ये क्या कहना चाह रहा है कि आपने पहली एजीएम कब तक कर लेनी है? वो कहता है 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब यहां से 16 मंथ्स काउंट करना शुरू करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपकी एजीएम की लास्ट डेट है जून 30, 2023। बेटा दिन महीना हमेशा एक दिन पहले खत्म हो जाता है। अगर आपको याद हो, मैंने कल पिछले भी एक लेक्चर में बताया था कि अगर 1 जनवरी को एक मंथ स्टार्ट हो रहा है, एक ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो ख़त्म कब हो रहा है? एक दिन पहले, 31 दिसंबर को। तो इसी तरह अगर 1 अप्रैल पे एक स्टार्ट हो रहा है, साल गिनना आप स्टार्ट कर रहे हैं या 16 मंथ्स गिनना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मंथ्स एक दिन पहले ख़त्म हो जाएंगे, एज ऑन 30 जून ख़त्म हो जाएंगे 16 मंथ्स। सो इसका मतलब है आपकी इनकॉर्पोरेशन अगर होती है 1 अप्रैल को, तो आपकी एजीएम की डेट है 30 जून। इस डेट के ऊपर आपने अकाउंट्स प्रेजेंट कर देने हैं। तो अब जरा देखो फाइनेंशियल बनेगी तो कितने की बनेगी? टेक्निकली 1 अप्रैल से लेकर आप कोशिश करोगे कहां तक बना सको, जून तक बना सकते हो, लेकिन जून तक बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एजीएम का भी नोटिस कितने दिन पहले जाना है? 21 दिन पहले, और नोटिस के साथ फाइनेंशियल भी जानी है, फाइनेंशियल ऑडिट भी होनी है, उसका भी टाइम फ्रेम। इसका मतलब 4 महीने अगर जहन में ये रख लो कि उस फाइनेंशियल ने बनना है, उसका ऑडिट होना है, उस ऑडिट के बाद उसका नोटिस जाना है, नोटिस के बाद मीटिंग होनी है, इस सारे प्रोसेस में टाइम लगना है 4 महीने का अप्रॉक्सीमेटली। और अगर ये 4 महीने का टाइम लगना है तो इसका मतलब है असूलन जून से 4 महीने पीछे आ जाओ।
इतना टेक्निकल ना करें, इसको यूं समझ लें कि फिर इसका मतलब है कंपनीज क्या करेंगी, कंपनी अपनी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएंगी, फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इसे बनाएंगी 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 पे। वो हमेशा अपना पीरियड शॉर्टर कर लेंगी, जिंदगी आसान कर लेंगे, क्योंकि आगे जाने में कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि फिर ईयर कहाँ पे ख़त्म करें और फिर एजीएम कैसे कंडक्ट करें, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उनके लिए। तो यूजुअली वो अपने बैकफुट करेंगी और 31 दिसंबर पे आके अपना ईयर क्लोज करेंगी। और अब ये मंथ कितने के बने, 3 निकाल दे, 12 में से 3, तो 9 मंथ्स का आपका फाइनेंशियल ईयर बन गया। तो अब फाइनेंशियल ईयर 9 मंथ्स का, और एजीएम की जो लास्ट डेट है, द लास्ट डे टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग इज 30 जून। इससे एक दिन भी आगे गए तो दैट विल बी क्रिएट अ नॉन कंप्लायंस, दैट विल क्रिएट अ मैसी सिचुएशन। हाँ, क्या आगे जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, अगर एक्सटेंशन ली हो तो। एक्सटेंशन कैसे मिल सकती है वो अभी थोड़ी देर बाद जब हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो एक्सटेंशन लेने का तरीका ये है कि क्या आपको एक्सटेंशन मिल सकती है हो इन कंडक्टिंग द एजीएम? जी आपको बिल्कुल मिल सकती है, हम आपको 30 डेज की एक्सटेंशन दे देंगे। लेकिन ये देखिएगा कि कंपनी लिस्टेड है कि नॉन लिस्टेड है। बेटा अगर तो लिस्टेड है तो अपने बड़े जवाई से जाके आप अपनी परमिशन लें, कौन? कमीशन। और अगर नॉन लिस्टेड है तो बेटा आप जाइए और जाके रजिस्ट्रार से एक्सटेंशन ले लें। ठीक है जी, ये बात समझ आई? तो फर्स्ट एजीएम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसके साथ ही मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर का भी कॉन्सेप्ट समझा दिया कि पहली फाइनेंशियल देखो 9 महीने की बन रही है, लेसर पीरियड की बन रही है, 12 महीने की नहीं बन रही, और एजीएम कंडक्ट हो रही है 30 जून 2023 के ऊपर। ठीक हो गया जी। अब अज्यूम करते हैं जी इसने फाइनेंशियल ईयर यहां क्लोज किया और इसने कहीं अपनी जो एजीएम कंडक्ट करनी थी, अज्यूम करें इन्होंने अपनी एजीएम कंडक्ट कर ली से 31 मार्च के ऊपर। बेटे 31 मार्च 2023 के ऊपर इन्होंने अपनी एजीएम कंडक्ट कर ली। जरा प्लीज मेरे साथ साथ चलिएगा ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि अगला कॉन्सेप्ट, अगला पॉइंट कैसे डिस्कस करना है। सो उसने क्या किया जी, पहली एजीएम कंडक्ट होगी। अब जरा दूसरी पे बात करते हैं। अगले साल जब फाइनेंशियल ईयर बनेगा, अगले साल जब फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल होगा तो अगला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा बेटे? अगला फाइनेंशियल ईयर होगा, हमने पिछला खत्म किया दिसंबर पे 31 दिसंबर, तो ये स्टार्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2023 से और ये खत्म होगा 31 दिसंबर 2023 पे। तो लॉ कहता है जी अब आपने सब्सीक्वेंट एजीएम कैसे कंडक्ट करनी है। अच्छा, एग्जामिनर इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा दफा केस स्टडी बना चुका है, केस स्टडी आपसे टेस्ट करता है, इसलिए बड़े ध्यान से इन डेज की कैलकुलेशन को, इन चीज़ों को समझिएगा ताकि मेरी भी इस पर्टिकुलर मेहनत का कोई फ़ायदा हो आप लोगों को। कहता है विद इन 120 डेज फॉलोइंग, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड भूल गया, फॉलोइंग क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज हो उससे 120 दिनों के अंदर अंदर आपने एजीएम कंडक्ट करनी है, पहली शर्त। दोबारा बोल रहा हूं, जो ही आपकी फाइनेंशियल क्लोज हो, क्लोजर के 120 दिन के अंदर अंदर फॉलोइंग क्लोजर ऑफ, फॉलोइंग क्लोजर का मतलब वो दिन छोड़ दें जिस दिन फाइनेंशियल क्लोज हुई। तो फाइनेंशियल क्लोज हुई है 31 दिसंबर के ऊपर, इससे अगले 120 दिनों के अंदर अंदर 120 दिन कैसे कैलकुलेट होंगे फिर जरा देखो। जनवरी 2024 के कितने दिन आ गए? जनवरी 2024 के, थैंक यू, जनवरी 2024 के कितने दिन आ गए? जनवरी 2024 के आए 31 दिन, ठीक है, जनवरी के 31 होते हैं ना, हाँ 31 दिन, प्लस फरवरी 28 डेज, फिर मार्च। अब देखो मैं किस तरह की कैलकुलेशन कर रहा हूं, 120 मतलब 4 महीने कहीं पे, तो 3 महीने तो लो ना फिर आराम से, 31 मार्च के 31 दिन। अब जरा गौर करो तो कितने दिन मुकम्मल हो गए? 31 डेज, 28 डेज और 31 डेज। लें जी इसको टोटल कर लेते हैं हम, ये हो गए 30, 60, 62 और 8, 62 और 8 70,
18, 90, ये 90 डेज बन गए टोटल। हमें कितने दिन की इजाजत है? 120 दिन की, एक्सक्लूडिंग द डे। ये हमने छोड़ दिया है 31 दिसंबर वाला दिन हमने शामिल नहीं किया कैलकुलेशन में, वरना हम 32 कर लेते इसे। सो 90 डेज ये हो गए, प्लस क्या करूं, मार्च के बाद अप्रैल, तो कितने दिन अप्रैल के लगेंगे? कहां तक मिल रही है हमें डेडलाइन? 120 तक, तो मतलब 30 दिन अप्रैल के, इसका मतलब 30th अप्रैल। 30th अप्रैल वो लास्ट डेट है, 30th अप्रैल 2023। इसका मतलब 30 अप्रैल 2023 वो लास्ट दिन है जहां तक हमें अपनी सब्सीक्वेंट एजीएम यानी सेकंड एजीएम या थर्ड एजीएम जो भी अगर बनती जाएगी तो सब्सीक्वेंट एजीएम हमें कंडक्ट कर लेनी है। इससे एक दिन ऊपर गए तो समझ लो हम नॉन कंप्लायंस में चले गए। पहली शर्त मैंने भी सिर्फ ये पढ़ाई है, विद इन 120 डेज फॉलोइंग द क्लोजर ऑफ, लेकिन उसने कहा साथ एक और चेक भी लगाइएगा। क्या चेक है? वंस इन अ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर क्या होता है? जनवरी टू दिसंबर। कहते हैं ये बात का ख्याल रखिएगा, आप ये 120 दिन का चेक लगा रहे हैं, ये बात का ख्याल रखिएगा कि कम से कम एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम तो होनी ही चाहिए। तो जरा अगर देखो इस एग्जांपल के अंदर ईयर 2022 की बात करूं मैं, कैलेंडर ईयर कहां से? जनवरी से दिसंबर की। तो क्या इस साल में एक फाइनेंशियल कंडक्ट हुई, एक एजीएम कंडक्ट हुई है? जी बिल्कुल हुई है। ये देखो 31 मार्च 2023 की, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 2023, सॉरी 2022 का फाइनेंशियल है, लेकिन ऑब्वियस बात है उसकी पहली जो एजीएम कंडक्ट हुई है दैट इज इन जनवरी टू दिसंबर। अच्छा ये 2023 लिख दिया मैंने, सॉरी ये अप्रैल 2024 है, सॉरी जी, हम एक साल पीछे गलती से ये सही लिखा हुआ है जनवरी 2024, ये एक्चुअली अप्रैल 2024 है, मैं गलती से बोल गया 2023। अच्छा जी, अब आपका फाइनेंशियल ईयर जो भी था, फाइनेंशियल ईयर नहीं मैं मेंशन करता, आप मुझे ये देखें क्या 2023 में एक एजीएम कंडक्ट हुई है जनवरी से दिसंबर में? जी बिल्कुल हुई है, मार्च 2023 में ये फर्स्ट एजीएम हुई है। ये देखो फर्स्ट एजीएम इन 31 मार्च 2023। तो इसका मतलब है पहली एजीएम तो जो यहां पे आ गई थी, फर्स्ट एजीएम। फिर जरा देखें क्या 2024 ईयर 2024 यानी कौन सा? जनवरी से दिसंबर, क्या इसमें कोई एजीएम आई है इस साल में? बिल्कुल आई है जी। ये देखो 30th अप्रैल 30th 2024, इसमें कौन सी हुई है? सब्सीक्वेंट एजीएम। बेटा समझाना ये चाह रहा हूं कि ये शर्त पूरी की, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरी इस बनाई हुई एग्जाम्पल में दूसरी शर्त भी खुद ब खुद पूरी हो गई। इसका मतलब ये हुआ, समझाना ये चाह रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एक शर्त पूरी करने के दूसरी पूरी हो गई है खुद ब खुद, दूसरी खराब नहीं हुई। क्या? पहली पूरी की विद इन 120 डेज फॉलोइंग द क्लोजर, लेकिन साथ ही दूसरी शर्त खुद पूरी हो गई, वंस इन अ कैलेंडर ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब एक एग्जांपल ऐसी भी आ सकती है फाइनेंशियल ईयर कि जहां पे ये शर्त पूरी करने जाएं तो ये शर्त डिस्टर्ब हो जाए, वो सिनेरियो भी तो आ सकता है। उसको कैसे करना है, उसको कैटर करने के लिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं छोटी सी, जरा समझिएगा, कोशिश करते हैं आपको समझ आ जाए। लो जी, मैं जरा भी इसमें चेंजेस कर रहा हूं जी, अब यहां तक मुझे रोक के नोट कर लीजिएगा ताकि मैं इसमें चेंजेस कर सकूं। लो जी बेटे, पहली फाइनेंशियल ईयर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है, मैं चेंजेस करता जाऊंगा जी। अब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है बेटे, अज्यूम करें 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 सितंबर 2023 पे अज्यूम करें मैंने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया। अब अगर मेरी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुई, सपोज इसी के दरमियान कहीं रख लेते हैं, हमारी इनकॉर्पोरेशन हुई है जनवरी 2023 के अंदर, तो फिर इसके मुताबिक जो भी एजीएम की डेडलाइन है वो निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी जी, जरा देखिए। अच्छा जी, जनवरी ना रखें बल्कि इसके साथ ना फिर, हाँ चले जनवरी भी रख ले, कोई मसला नहीं जी, चले उसको हम खुद ही कैटर कर लेंगे आगे। जनवरी 2023 तो एजीएम निकालिए जी, 16 मंथ्स, 12 महीने तो दिसंबर तक हो गए, और अगले 6 महीने यानी 30 जून 2024 तक ये फाइनेंशियल ईयर बन गया, ये एजीएम आ गई। इसका मतलब है
हमारी पहली फाइनेंशियल अगर हम कहें कि कंपनी ने कितनी बनानी है, तो कंपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कहेगी कि अच्छा जनवरी से स्टार्ट करते हैं 2023 से और हम इधर आके ख़त्म कर देंगे सितंबर 30 2023 पे हम ख़त्म कर देंगे। कितने महीने की फाइनेंशियल बन गई? 9 मंथ्स की। ऐसा ही है, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है ना, 6 और 3 9, 9 मंथ्स की फाइनेंशियल बना लीजिए इन्होंने भी। और इनको जब कहा गया कि आप अपनी एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं 30 जून 2024 तक, तो इन्होंने क्या किया, ये बहुत तेज निकले, ये बहुत एफिशिएंट निकले और इन्होंने अपनी फाइनेंशियल 30 सितंबर पे ख़त्म की और इन्होंने 20 दिसंबर 2023 को अपनी एजीएम कंडक्ट कर ली, पहली एजीएम कंडक्ट कर ली। मैं फैक्ट्स चेंज कह रहा हूं। अगर पहली एजीएम 2023 में कंडक्ट हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लॉ मना नहीं कर रहा था। लॉ ने डेडलाइन बताई थी कि भाई डेडलाइन ये है, आगे तुम्हारी मर्जी है। उन्होंने अपना फाइनेंशियल ईयर रिड्यूस किया, इधर से एजीएम रिड्यूस की, बना ली एजीएम। लो जी, अगले साल फाइनेंशियल ईयर की बारी आई तो पता चला पहले साल की फाइनेंशियल ईयर, अब जरा गौर करो बेटे, 2023 के अंदर क्या एक एजीएम हुई है? जी बिल्कुल हो गई है। और उसकी डेट आई है, उसकी डेट आई है बेटे 20 दिसंबर 2023। ये उसने इस डेट के ऊपर 2023 में एक एजीएम कर लिया। अच्छा, अब दूसरे साल पे आइए, फाइनेंशियल ईयर 2। फाइनेंशियल ईयर 2 स्टार्ट होता है बेटे 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 पे। लो जी, 120 दिन मुकम्मल करना शुरू करें। फिर 120 दिन कहाँ मुकम्मल होते हैं, ज़रा गौर करते हैं, देखें ज़रा एजीएम के ऊपर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर। अब ज़रा यहाँ पे अगर हम देखें 120 डेज कैलकुलेट करें तो बेटा देखो, सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना 2024 का, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर का महीना, नवंबर के 30 दिन, दिसंबर का महीना, दिसंबर के 31 दिन। कितने दिन मुकम्मल हो गए? जरा गौर करो, 31, 30 और 31, 60, 90, 92 डेज मुकम्मल हो गए। अब जनवरी का महीना 2025 का, तो जरा ऐड करो, कितने दिन और ऐड कर दूं? 8 और 2 28 दिन, यानी 28 जनवरी। अगर मैं यूं कहूं, इसका मतलब है मेरी एजीएम की लास्ट डेट कब होगी? 28 जनवरी 2025 मेरी सब्सीक्वेंट एजीएम कंडक्ट करने की लास्ट डेडलाइन होगी। ठीक है, ऐसा ही है। और अगर ऐसी बात है बेटा कि मेरा जनवरी 2025 लास्ट डेडलाइन है, तो फिर मुझे अपनी एजीएम 28 जनवरी से मैं कह सकता हूं, मैं अपनी डेडलाइन रख सकता हूं से मैं कहता हूं मेरी एजीएम होगी 20 जनवरी 2025। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अगर मैं ध्यान देता हूं सिर्फ इस एक कंडीशन के ऊपर, विद इन 120 डेज फॉलोइंग द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल, अगर सिर्फ इस एक पॉइंट पे ध्यान देता हूं, तो फिर मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई, आप 20 जनवरी 2025 को आप एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं साथ इसके इस बात पे भी ध्यान दूं, वंस इन अ कैलेंडर ईयर, तो फिर मैं फंस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो, तो 2023 के अंदर तो एक एजीएम आ गई, 2024 में क्या कोई एजीएम आएगी? नहीं। आप जो डेट रख रहे हो वो तो 2025 की है, जनवरी से दिसंबर, उसमें एक एजीएम आ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या इस ईयर में कोई एजीएम आ रही है? नॉट एट ऑल। तो फिर क्या होगा? दोनों कंडीशंस का पूरा करना जरूरी है। तो फिर क्या होगा? फिर इसका मतलब ये है कि 2024 में चूंकि एजीएम नहीं हो पा रही, तो फिर आपकी डेडलाइन ये नहीं होगी, बल्कि दिसंबर 31 दिसंबर 2024 आपकी डेडलाइन बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि उसने कहा है विद इन 120 डेज फॉलोइंग द क्लोजर एंड वंस इन अ कैलेंडर ईयर। कम से कम एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में एक दफा एजीएम तो होनी है। तो इधर तो हो गई, और अब जो आप कर रहे हो उसके मुताबिक तो यहां चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा? फिर यहां तो कुछ भी नहीं आएगा, यहां तो एजीएम हो ही नहीं पाएगी। तो फिर एक एजीएम यहां पे तो कंडक्ट होनी ही होनी है लॉ के मुताबिक। तो फिर क्या करें? लास्ट डे वुड बी द डेडलाइन डे, 31 दिसंबर
2024 would be the deadline day in that case। इसका मतलब है यहां पे फिर आपको 120 डेज की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बल्कि क्लोजर ऑफ कैलेंडर ईयर की फैसिलिटी की बेस के ऊपर आपको ये एजीएम कंडक्ट करनी पड़ेगी। बात समझ आई? सो एग्जामिनर बड़ी दफा टची करके इन एरिया को इस तरीके से टेस्ट करता है, तो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिया एक एग्जाम्पल बना के। अच्छा, क्या प्रैक्टिकली ऐसी हरकत होती है? जी बिल्कुल होती है। आपकी जो शुगर इंडस्ट्री है यूजुअली कई दफ़ा वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाती है कि उनकी एजीएम इस तरह डिस्टर्बिंग वे में, या किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर जिनका अक्टूबर टू सितंबर हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम फेस उन्हें करनी पड़ जाती है। लो जी, बस मैं एक छोटी सी बात करूंगा, थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। रिक्वायरमेंट एंड टाइम लिमिट, एवरी कंपनी अदर देन द सिंगल मेंबर कंपनी, कहता है बस सिंगल मेंबर को छोड़ दें, बाकी सब कंपनियों ने अपनी एजीएम होल्ड करनी है। अगर याद हो तो स्टेचुरी मीटिंग में वो ऐसी बात नहीं करता था, वहां पे वो बात करता था पब्लिक कंपनी की। यहां पे वो क्या कह रहा है? एवरी कंपनी, हर कंपनी ने ये काम करना है। अदर देन द सिंगल मेंबर कंपनी शैल होल्ड एन एजीएम विद इन द 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन thereafter once in every calendar year, यानी उसके बाद कम से कम कैलेंडर ईयर में एक दफा विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो यही दो बातें उसने यहाँ पे लिख दी हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसी तरह एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूँगा कि आप इसे खुद करें। मैं इंशाल्लाह पहले आप मेहनत कर लें, फिर मैं इससे अगले दिन इसे करवा दूंगा, ताकि आपको एक दफ़ा डेटा तो मिले ज़रा कुछ दिमाग लगाने का। तो अपने पीपे खुद बजा लें, एक दफ़ा ये दिमाग चला लें, तो उन पे लेके घूमते रहते हैं, इसको थोड़ा इस्तेमाल करें, ये एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, फिर मैं कल करवा दूंगा। लेकिन आप पहले से खुद एफर्ट करें। और फिर उसने आखिर में एक बात लिखी एग्जाम्पल 4 के बाद। तो मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और एग्जाम्पल 3 और 4, और साथ में आपको एक्सटेंशन इन टाइम बस बता रहा हूँ। इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द कमीशन एंड इन केस ऑफ एनी अदर केस द रजिस्ट्रार मे फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम पीरियड विद इन विच एन एजीएम शैल बी हेल्ड बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। तो जनाब एक्सटेंशन मिल सकती है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, लेकिन वो एक्सटेंशन 30 दिनों से ज़्यादा की नहीं होगी। मैक्सिमम एक्सटेंशन के जो दिन हैं वो 30 दिन होंगे। इज दैट क्लियर? और उसी हवाले से प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 बड़ा आसान सा उसने पूछा है कि बताओ कि क्या कोई एक्सेप्शन है, कि एक्सेप्शन किसकी? कहता है एक प्रोविजन है, एवरी कंपनी शैल होल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फॉलोइंग द क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो यस, हमें पता है इसकी एक्सेप्शन है कि एक्सटेंशन मिल सकती है। कितने दिनों की? 30 डेज की एक्सटेंशन हमें मिल सकती है। लेकिन जी बाकी बातें कि कहाँ होगी मीटिंग, क्या कौन लोग आएंगे, रिक्विजिशन कैसे पास होगी, बला बला बला, ये कल पे रखेंगे। अभी आप सिर्फ इसके टाइमलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टाइमलाइन पे एग्जामिनर बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछता है। तो एक दफ़ा ये तैयारी कर लें, फिर इंशाल्लाह इसके बाद डिटेल डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।